हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और इसके तहत प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन 8 अगस्त 2024 को हो गया, वे हैं दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य। बता दें कि बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के लगभग 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, 80 वर्ष के थे और उनका 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया। वो CPI-M से जुड़े नेता थे। उन्हें एक बीमारी थी जो काफ़ी लंबे दिनों से जिससे वो पीड़ित थे, COPD से, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ से, जो श्वास संबंधी रोग है। उनकी इच्छा के अनुसार उनके अंगों को मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया गया। मुख्यमंत्री के तौर पर बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक यानी 11 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा जादवपुर विधानसभा से वे 24 वर्षों तक विधायक रहे हैं और 14 मई 2011 तक, जब तक वे मुख्यमंत्री थे तब तक लगातार जादवपुर विधानसभा से वे MLA रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीरज चोपड़ा आज़ादी के बाद एथलेटिक्स में कितने ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? दोस्तों ये ऐसे 2 मेडल जीतने वाले एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक में उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भी भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया है और भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर थ्रो कर उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भी सिल्वर मेडल जीता है। इस तरह आज़ादी के बाद एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। आपको बता दें कि नीरज आज़ादी के बाद एथलेटिक्स में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले ऐसे पहले एथलीट हैं। इससे पहले वे टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत के लिए गोल्ड जीत चुके हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के नदीम ने 92.97 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो कर गोल्ड मेडल हासिल किया है और दूसरे स्थान पर रहे भारत के नीरज चोपड़ा जिन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। आपको बता दें कि नीरज ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले चौथे ऐसे भारतीय हैं। इससे पहले सुशील कुमार जो कि पहलवान थे 2 मेडल जीत चुके हैं। ओलंपिक में PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी 2 मेडल जीत चुकी है। और मनु भाकर निशानेबाजी में इस बार 2024 में 2 मेडल जीत चुकी है मनु भाकर। इस तरह कुल 4 लोग 2 पदक जीतने वाले हो गए हैं आज़ादी के बाद से भारत में, जो 2 पदक जीत चुके हैं ओलंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, 4th कावा विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग में इंडिया ने किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? इसका उत्तर है नेपाल। भारत की विमेंस जो वॉलीबॉल टीम है वो नेपाल को हराकर कावा विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग में जीत हासिल कर ली है, गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि चौथा कावा विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग इंडियन विमेंस नेशनल वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर जीता है और चौथे कावा यानी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग को जीत लिया है। इसका आयोजन फाइनल 7 अगस्त 2024 को खेला गया था काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में और इसमें कुल 5 देशों ने हिस्सा लिया जो सेंट्रल एशिया के देश हैं। ये हैं भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और ईरान। और इन्हीं 5 देशों की महिला राष्ट्रीय टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा रजत पदक नेपाल को हासिल हुआ है और ईरान को कांस्य पदक हासिल हुआ है, जबकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया इस लीग में शालिनी को, जो भारत की खिलाड़ी थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया है? यह दोस्तों केरल का शहर कोझिकोड है जिसे यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर घोषित किया गया है। आपको बता दें ये टैग दिया गया है हाल ही में यूनेस्को के द्वारा
और कोझिकोड ने यूनेस्को से सिटी ऑफ लिटरेचर की उपाधि हासिल की है और यह उपाधि 23 जून 2024 को कोझिकोड को दिया गया। आपको बता दें कि कोझिकोड में 500 से अधिक लाइब्रेरी है। इसके अलावा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के एक अन्य शहर ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में जगह दी गई है इसी यूनेस्को के लिस्ट में। दुनिया के जिन अन्य शहरों को यूनेस्को का टैग इस वर्ष प्राप्त हुआ है उनमें शिल्प और लोक कला श्रेणी में बुखारा को, मीडिया आर्ट्स श्रेणी में कैसाब्लांका को, डिज़ाइन श्रेणी में चोंगकिंग को और फिल्म श्रेणी में काठमांडू को ऐसा टैग दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को दोस्तों बता दें कि इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1945 में 16 नवंबर को की गई थी। सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में कुल 195 और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को और यह प्रश्न है वी वेंकैया पूरा लेख पुरस्कार जो कि एक एपिग्राफी अवार्ड है 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दिया गया है दोस्तों वी वेदाचलम को। वी वेदाचलम को पूरा लेख जो कि एक पूरा लेखक हैं तमिल के और इतिहासकार हैं, उन्हें दिया गया है 27 जुलाई 2024 को वी वेंकैया पूरा लेख पुरस्कार। डॉक्टर वेदाचलम बता दें कि ने पूरा लेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, मंदिर, कला, धर्म और समाज जैसे विषयों पर 25 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। इस अवार्ड के बारे में दोस्तों बता दें जो वी वेंकैया पूरा लेख पुरस्कार है ये वी वेंकैया के नाम पर पड़ा है और वी वेंकैया भारत सरकार के पहले भारतीय मुख्य पूरा लेखविद थे। तमिल हेरिटेज ट्रस्ट के सहयोग से यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार को वी वेंकैया की परपोती सुनीता माधवन ने स्थापित किया था और यह पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा में पूरा लेखन यानी एपिग्राफी के लिए असाधारण योगदान देने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ईरान के नए राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है। दोस्तों यह है मसूद पजश्कियान जो हाल ही में यानी 30 जुलाई 2024 को 9वें राष्ट्रपति के रूप में ईरान में शपथ ले चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे जिनका 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था और चुनाव के बाद मसूद पजश्कियान ने जीत हासिल की है और नए राष्ट्रपति बन गए हैं ईरान के। 1997 में ईरान के वे हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं और हिजाब के वो लगातार विरोधी रहे हैं और डिबेट में वे कई बार हिजाब का विरोध भी कर चुके हैं। उन्होंने ईरानी औरतों की आज़ादी के गाने भी गाए हैं अपने रैली में, औरत ज़िंदगी आज़ादी। ये गाना वो लगातार अपनी रैली में इस्तेमाल करते रहते हैं। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के शपथ ग्रहण के दौरान भारत की ओर से नितिन गडकरी प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित थे। नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, भारत के वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है। ये दोस्तों चीन है जो मून मिशन पे था इन दिनों। वो चांद के जो अंधेरे वाला भाग है जिसे आमतौर पर हम नहीं देख पाते हैं वहाँ से मिट्टी लेकर वापस आया है। बता दें कि चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर वापस आ गया है और इसी के साथ चीन ऐसा पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे वाले हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। और यह मून मिशन का नाम था जो चीन द्वारा भेजा गया था वो था चैंग-ई 6। इससे पहले 5 इसी नाम का मिशन चांद पर भेजा गया है जो सफल रहा है और रोशनी वाले क्षेत्र से वो वापस आया है। आपको बता दें कि चीन ने 3 मई 2024 को चैंग-ई 6 मिशन लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य चांद के सबसे दूर वाले हिस्से यानी वो अंधेरा वाला हिस्सा जिसे हम नहीं देख पाते वहां जाकर सैंपल इकट्ठा करके धरती पर वापस भेजना था। और चीन के मिशन से पहले तक चांद पर जा चुकी सभी 10 ल्यूनर जो मिशन हैं उजाले वाले हिस्से पर पहुंचे थे। इसमें भारत और अमेरिका भी शामिल है। इसके अलावा चैंग-ई मिशन अपने साथ वापस चांद की सतह से 2 किलो मिट्टी लेकर आया था जिसके लिए यह मिशन शुरू किया गया था।
शोभना रानाडे किस राज्य की सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता थी जिनका निधन हो गया? ये दोस्तों महाराष्ट्र की थी और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका पुणे में निधन हो गया है। बता दें कि वो 99 वर्ष की थी। शोभना रानाडे, पुणे में उनका निधन हो गया है 4 अगस्त 2024 को। वो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता थीं। रानाडे ने अपने जीवन वंचितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने बालग्राम नाम से एक गांव भी स्थापित किया था जो बच्चों के लिए था और सैकड़ों अनाथ बच्चों को उन्होंने घर मुहैया कराया है। और उन्हें भारत सरकार के द्वारा सामाजिक कार्य के लिए ही 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों यह है एस्टोनिया, जो यह EPI यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि ये EPI, जिसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें ये द्विवार्षिक सूचकांक है। 5 जून 2024 को इसे जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर एस्टोनिया है। इसे प्रारंभ में 2002 में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता था। बाद में अब इसे येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने जारी करना शुरू कर दिया है। EPI स्कोर यह बताता है दोस्तों कि पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए कौन से देश का प्रयास कितना बेहतर है और कौन कितना बेहतर प्रयास कर रहा है और उसका प्रदर्शन कैसा है। इसी को आधार मानते हुए EPI स्कोर जारी किया जाता है। वहीं एस्टोनिया दोस्तों बता दें कि एक देश है जिसकी राजधानी तालीन है। राष्ट्रपति हैं इसके वर्तमान में अलार करिस और प्रधानमंत्री हैं काजा कल्लास। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, हर घर तिरंगा अभियान 2024 कौन सा संस्करण है? दोस्तों यह इसका तीसरा संस्करण है। 2022 में इसे शुरू किया गया था, यानी पहला संस्करण 2022 में शुरू हुआ था। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा का यह तीसरा संस्करण है 2024 में और 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 के दौरान यह अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 2022 में इसे लॉन्च किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान और 2023 में दूसरा एडिशन और 2024 में यह चौथा एडिशन है जो हर घर तिरंगा अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, और यह प्रश्न है, आसाम राइफल्स के महानिदेशक यह कौन बने हैं, यानी DG कौन बने हैं? दोस्तों यह हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, जिन्हें आसाम राइफल्स का महानिदेशक बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा अब डायरेक्टर जनरल बन गए हैं आसाम राइफल्स के। बता दें कि आसाम राइफल्स सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और शुरू में इसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था, यानी कछार लेवी इस आसाम राइफल्स का पुराना नाम है और 1970 में असम राइफल्स इसे कर दिया गया और इसका फॉर्मेशन गठन 1835 में किया गया था। गृह मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण इस पर होता है। ऑपरेशनल कमांड इंडियन आर्मी के पास है और असम राइफल्स की 2 मुख्य भूमिकाएं हैं। वो ये हैं कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखता है और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगले प्रश्न को, और यह प्रश्न है, बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया है। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? इसमें दोस्तों बता दें कि 10 साल तक का कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है इस बिल में। बिल का पूरा नाम है बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन बिल 2024 और कानून में 3 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जबकि 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने लगाने और साथ में संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है। यह नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होगी। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल पाई जाएगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। इस बिल के अनुसार नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच भी डिप्टी SP रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी।
दोस्तों चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, युद्धपोत त्रिपुट का जलावतरण जुलाई 2024 में किया गया। इसका निर्माण किस देश द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए किया गया है? यह दोस्तों रूस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए किया गया है त्रिपुट का निर्माण। आपको बता दें कि इसका निर्माण किया गया है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तलवार श्रेणी का पहला स्वदेशी निर्मित त्रिपुट का निर्माण पूरा कर जलावतरण भी कर दिया है। आपको बता दें कि राज्यपाल PS श्रीधरन ने युद्धपोत का जलावतरण किया। इंडियन नेवी कुछ वक्त तक इस जहाज़ का ट्रायल करेगी। इसके बाद ऑफिशियली इसे नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। तलवार श्रेणी का यह 7वां युद्धपोत है और अन्य जो है वो रूस में निर्मित है। तलवार श्रेणी के 6 फ्रिगेट पहले से नेवी में शामिल कर लिए गए हैं और भारतीय नौसेना पहले से ही तलवार श्रेणी के 6 जहाज़ों का संचालन कर रही है। और ये जो 6 जहाज़ हैं, INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर, INS तेग, INS तरकश और INS त्रिकंत, ये सभी ब्रिगेड रूस द्वारा ही निर्मित हैं। चलिए अब देखते हैं और एक प्रश्न को। और यह प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना है? यह है दोस्तों देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार को 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। देवेंद्र कुमार का 51 बाल कहानियाँ कहानी संग्रह है। इसके अलावा देवेंद्र कुमार बता दें कि 1971 से जुड़े रहे हैं। जो नंदन पत्रिका छपता था, उससे भी वो लगातार जुड़े रहे हैं, परंतु ये मैगज़ीन अब बंद हो गया है। और कहानी संग्रह के लिए 51 बाल कहानियाँ दिया जाएगा उनको बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बता दें कि प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का बम गिराया था। और 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को ही जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था फैट मैन। और इस तरह दोनों जापान के शहर तबाह हो गए थे और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और दुनिया में ये ऐसी पहली घटना थी परमाणु बमों के इस्तेमाल का, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे किया गया था 1945 में। आपको बता दें कि हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।